नमस्कार विद्यार्थियों, कक्षा 12 में आपका स्वागत है। तो अपने जो बुक चल रही थी आपकी एनसीईआरटी जो पाठ्यक्रम है उसकी जो राजनीति विज्ञान की जो प्रथम भाग है आपका समकालीन विषय में राजनीति, इसका जो फर्स्ट चैप्टर है शीत युद्ध का 2 आप पढ़ चुके हो। इसके बाद में अपना जो अध्याय संख्या 2 है वो चल रहा था दो ध्रुवीयता का अंत। इस अध्याय की शुरुआत हमने बर्लिन की दीवार गिरने के साथ ही की थी कि कैसे बर्लिन का एकीकरण हुआ, जर्मनी का एकीकरण हुआ और बर्लिन की दीवार गिरने के साथ ही जो विश्व की जो दूसरी महाशक्ति थी सोवियत संघ, उसका पतन हुआ। इस अध्याय में हम सोवियत संघ की पतन, सोवियत जो प्रणाली थी उसके बारे में आप पढ़ चुके हो। सोवियत संघ की कुछ परिणति क्या थी, मिखाइल जो गोबराचेव थे उसने जो सुधार किए, इस चीज़ के बारे में आप पढ़ चुके हो। आज हम इस वीडियो के अंदर इसी जो पाठ है आपका, इसी को आगे बढ़ाते हुए हम चर्चा करेंगे कि जो विश्व की जो दूसरी महाशक्ति थी सोवियत संघ, इसके विघटन का क्या कारण रहा, अर्थात सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ, इसके बारे में अपन क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो देखिए क्लास 12 और आपकी जो अध्याय संख्या है वो 2 है और आपकी जो पाठ का नाम है वो है दो ध्रुवीयता का अंत। जो आपके पाठ का नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। और इस पाठ में ही हम चर्चा करेंगे आज की वीडियो के अंदर कि सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ। तो आपका जो टॉपिक होगा नए सिरे से वो होगा कि सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ। एक प्रश्नवाचक चिन्ह है कि जो सोवियत संघ है, जो विश्व की जो दूसरी महाशक्ति थी अमेरिका के बाद में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, इसका विघटन क्यों हुआ, इसके पीछे क्या कारण है। तो हम इस वीडियो की शुरुआत इसी चैप्टर के साथ करते हैं कि जो सोवियत संघ का जो विघटन है वो क्यों हुआ। देखिए कि हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे कि आखिरी विश्व की जो दूसरी महाशक्ति थी सोवियत संघ वो कैसे बिखर गई, उसका किस प्रकार से पतन हुआ। जो इतनी पावरफुल महाशक्ति थी फिर भी सोवियत प्रणाली कितनी सक्षम थी, अर्थव्यवस्था उसकी मजबूत थी, फिर भी अचानक विश्व की जो ये दूसरी महाशक्ति है इसका विघटन क्यों हुआ, इनके कारणों का पता लगाएंगे अपन। और देखिए कि सोवियत संघ और साम्यवाद के अंत को समझने के लिए यह सवाल पूछना भी जरूरी है कि वह सवाल किसी राजनीतिक व्यवस्था के पतन को समझने के लिए भी क्या है, जरूरी है। क्योंकि देखिए सोवियत संघ के रूप में न तो कोई विश्व में पहला कोई संगठन है या संघ है या कोई महाशक्ति है, ये टूटी है। इससे पहले भी कई प्रकार की जो राज्य व्यवस्थाएं हैं उनका क्या हुआ है, अंत हुआ है। फिर भी हम इन कारणों का पता लगाने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि जो सोवियत संघ का विघटन है वो क्यों हुआ। तो इसके किसी भी राज्य व्यवस्था को समझने के लिए हमारे को उसके कारणों का पता लगाना जरूरी है कि उसमें जो कमियां थी वो क्या रही, और किसी भी चीज़ के अंदर जो कमियां होती हैं वो ही पतन का क्या बनती है, कारण बनती है। तो विश्व की जो दूसरी महाशक्ति थी सोवियत संघ, इसमें भी कुछ कमियां रही, कुछ प्रशासनिक कमियां रही, कुछ आर्थिक कमियां रही और कुछ जनता का क्या रहा, आक्रोश रहा, जिसके कारण सोवियत संघ का क्या हुआ, विघटन हुआ। उन कमियों के बारे में अपन एक एक करके इस वीडियो के अंदर क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले है कि सोवियत संघ की राजनीतिक और आर्थिक संस्थाएं
अंदरूनी कमजोरी के कारण लोगों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सकी। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं अपन कि सोवियत संघ की जो विश्व की दूसरी महाशक्ति थी, सोवियत संघ की राजनीतिक और आर्थिक संस्थाएं, राजनीतिक व आर्थिक संस्थाएं सोवियत संघ की राजनीतिक व आर्थिक संस्थाएं अंदरूनी कमजोरी के कारण, या हम कह सकते हैं कि आंतरिक कमजोरी के कारण लोगों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सके। तो देखिए, तो सोवियत संघ के जो विघटन का जो पहला कारण है आपका, वो है कि सोवियत संघ की जो राजनीतिक जो आर्थिक संस्थाएं थी, राजनीतिक संस्था वहां की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, जो सोवियत संघ की क्या थी, दूरी थी। तो सोवियत संघ की राजनीतिक व आर्थिक संस्थाएं आंतरिक कमजोरी के कारण, अपनी अंदरूनी बोल सकते हैं उसको, आंतरिक कमजोरी के कारण लोगों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सकी। ये बात हमारे लिए भी लागू होती है। अगर हमारी शरीर के अंदर शारीरिक रूप से भी अपन देखें कि अगर अपना शरीर आंतरिक रूप से किसी बीमारी से क्या है, ग्रसित है, तो हम चलने में, फिरने में, एक दूसरे का सहयोग करने में क्या रहेंगे, असक्षम रहेंगे। यही चीज अगर कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से भी कमजोर है, तो वो भी अपनी जो मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने में उसको कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो पहला कारण ये रहा कि जो सोवियत संघ की जो राजनीतिक और आर्थिक जो संस्थाएं थी, वो आंतरिक रूप से क्या थी, कमजोर थी, और आंतरिक रूप से कमजोर होने के कारण सोवियत संघ की जो जनता थी उसकी आकांक्षाओं को वो पूरा नहीं कर सकी, जिसके कारण सोवियत संघ का पतन हुआ, जिसके कारण सोवियत संघ का पतन हुआ। इसके बाद देखिए, नंबर 2 अपन बात करते हैं कि आगे देखिए कि सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था, सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था कई सालों तक अवरुद्ध रही। तो देखिए, जो सोवियत संघ, जो सोवियत प्रणाली थी, उस समय आपने पढ़ा था कि सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत थी कि वहां सुई से लेकर के और कार तक का क्या होता था, निर्माण होता था, और लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं की क्या की जाती थी, पूर्ति की जाती थी। चिकित्सा है, आवास है, रोजगार है, ये लोगों को प्राप्त मात्रा में क्या होता था, अधिक मात्रा में प्राप्त होता था। लेकिन बाद में धीरे धीरे देखिए, सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था थी कैसी हो गई, कमजोर हो गई, और कई वर्षों तक, लगभग 10 साल 15 साल वर्ष तक कम से कम सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था थी वो अवरुद्ध हो गई। उसकी गति थी, जो डेवलप करने की जो गति थी, वो मंद पड़ गई। ये भी सोवियत संघ के विघटन का क्या बना,
कारण बना। आगे हम नंबर 3 चर्चा करते हैं। तो देखिए इसके कारण, देखिए इसके कारण सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था कई सालों तक अवरुद्ध रही। इसके कारण उपभोक्ता वस्तुओं की बड़ी मात्रा में, इसके कारण उपभोक्ता वस्तुओं की बड़ी मात्रा में कमी हुई। इसके कारण उपभोक्ता वस्तुओं की बड़ी मात्रा में क्या हुई, कमी हुई। और सोवियत संघ की आबादी का एक बड़ा हिस्सा, सोवियत संघ की आबादी का एक बड़ा हिस्सा अपनी राज्य व्यवस्था को शक की दृष्टि से देखने लगा, दृष्टि से देखने लगा। शक की दृष्टि से देखने लगा। देखिए कि जब कई सालों तक सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था है वो अवरुद्ध हो गई, गति रुक गई, तो इस कारण से सोवियत संघ की जो जनता थी, नंबर 3 देखिए कि जब सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था कई सालों तक अवरुद्ध हो गई, विकास की पटरी से क्या हो गई, उतर गई, डेवलपमेंट कम हो गया, तो वहाँ बड़ी संख्या में सोवियत संघ के अंदर जो उपभोक्ता की जो वस्तुएं हैं उनमें बड़ी मात्रा में क्या हुई, कमी हुई, और लोगों को उपभोक्ता वस्तुओं के लिए अधिक मूल्य देना पड़ा। एक प्रकार से गड़बड़ियाँ शुरू हुई, कालाबाजारी शुरू हुई। तो इस प्रकार से देखिए उपभोक्ता वस्तु, आप ही जानते हो कि हम सब क्या हैं, एक उपभोक्ता है, और आप सुबह उठने से लेकर के और शाम को सोने तक विभिन्न प्रकार की जो वस्तुएं होती हैं उनका आप उपयोग करते हो। जैसे उठने के बाद में जैसे आप पानी पीते हो, पानी पीने का जो गिलास है, या फिर दंत मंजन है, विभिन्न प्रकार के जो टूथपेस्ट आ गए, आप खाने पीने की जो चीज़ें हैं, इसके बाद में भौतिक उपकरण है, इलेक्ट्रॉनिक्स जो सामान है, पहनने के कपड़े हैं, जूते हैं, बैग हैं, अन्य और बर्तन हैं, घर के अंदर चिकन के बर्तन हैं, और इसके अलावा देखिए तो ये सब चीज़ें देखिए, ये जो रसोई के बर्तन है, किचन के बर्तन है, तो ये सब उपभोक्ता वस्तुएं होती हैं। और जब ये लोगों को उपलब्ध नहीं हो पा रही थी तो सोवियत संघ की जो जनता है उसका एक बड़ा हिस्सा अपनी ही राज्य व्यवस्था को शक की दृष्टि से देखने लगा और कई प्रकार के सवाल खड़े कर दिए। कई प्रकार के सवाल खड़े हुए। कई प्रकार के सवाल खड़े हुए। तो इस कारण से लोगों की दृष्टि में भी सोवियत व्यवस्था गिरने लगी। इसके बाद देखिए आगे नंबर 4 आप बात करते हैं पढ़ने। जो 4 नंबर है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस 4 नंबर के अंदर देखिए कि सोवियत संघ ने अपने संसाधनों का अधिकांश जो भाग है कि सोवियत संघ ने
अपने संसाधनों का अधिकांश भाग परमाणु हथियार, परमाणु बम हथियार, परमाणु बम हथियार है और सैन्य साजो सामान बनाने में लगा है। सैन्य साजो सामान बनाने में लगा है। जो नंबर 4 है देखिए, और देखिए कि जो सोवियत संघ है उसने जो अपने देश के अंदर जो अधिकांश जो संसाधन है उनका जो उपयोग है जनता के हित में न करके अमेरिका के साथ में, यूएसए जिसको बोलते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, जो विश्व की जो महाशक्ति थी, इसकी कंपटीशन में, इसकी प्रतिस्पर्धा में, शीत युद्ध के सामने आप शीत युद्ध का जो दौर था उस पाठ में आपने पढ़ा ही था कि जो अमेरिका से जो इसकी प्रतिस्पर्धा थी, कंपटीशन थी, इस कारण देखिए कि सोवियत संघ ने अपने संसाधनों का जो अधिकांश जो भाग था वो परमाणु बम बनाने में, हथियार बनाने में, सैन्य साजो सामान खरीदने में लगा दिया और जनता की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाया। इसके बाद में क्या हुआ देखिए, और अपने पिछलग्गू देशों के विकास पर धन खर्च किया और अपने पिछलग्गू देशों के विकास पर धन क्या किया, खर्च किया, और सोवियत संघ पर गहरा आर्थिक दबाव बना। सोवियत संघ पर गहरा आर्थिक दबाव बना और वह इसका सामना नहीं कर पाया, नहीं कर सका, वह इसका सामना नहीं कर सका। तो देखिए कि सोवियत संघ के विघटन के जो चौथा कारण है वो ये है, अभी मैंने बताया भी था आपको कि सोवियत संघ ने क्या किया कि अमेरिका से प्रतिस्पर्धा करने के लिए, जो इसकी कंपटीशन में जो दूसरी महाशक्ति थी संयुक्त राज्य अमेरिका, उससे कंपटीशन रखने के लिए सोवियत संघ ने अपने संसाधनों का जो ज़्यादातर जो भाग है वो परमाणु बम बनाने में, हथियार खरीदने में, हथियार बनाने में और सैन्य साजो सामान में क्या कर दिया, लगा दिया। कुछ जो धन शेष रह गया था वो अपने खेमे में, सोवियत संघ के खेमे में जो शामिल जो पिछलग्गू देश थे सोवियत संघ के, उनके विकास पर क्या कर दिया, खर्च कर दिया और उसका खजाना क्या हो गया, खाली हो गया। और पिछलग्गू देशों के विकास पर इसलिए उसने खर्च किया ताकि ये देश सोवियत खेमे में क्या करें, बने रह सके, कम से कम विकास के लिए। और इस कारण से सोवियत संघ का जो खजाना था वो क्या हो गया, खाली हो गया और सोवियत संघ पर आर्थिक संकट बन गया। आर्थिक जो संकट था उसके बादल मंडराने लगे। हम कह सकते हैं कि आर्थिक रूप से क्या हो गया, कमजोर हो गया और इस आर्थिक दबाव बना और इस आर्थिक दबाव का सामना सोवियत संघ नहीं कर सका और वो बिखरने लगा। इस प्रकार से देखिए ये जो 4 कारण हैं, आगे भी हैं और कारणों पर हम चर्चा करेंगे।
उससे पहले आप ये 4 कारण उतार लीजिए, ताकि आगे मैं और लिखा सकता हूँ आपको कि थोड़ा बोर्ड पर जगह कम है। तो देखिए एक बार आप उतार सकते हो इसको, 1 मिनट का समय आपके पास में। फिर भी मैं एक बार बोल देता हूँ। नंबर 1, सोवियत संघ के विघटन क्यों हुआ? समझा मैंने दिया है पहले आपको कि सोवियत संघ की राजनीतिक आर्थिक संस्थाएं आंतरिक कमजोरी के कारण लोगों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सकी, जिसके कारण सोवियत संघ का क्या हुआ? पतन हुआ। दूसरा है कि सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था है वो कई सालों तक अवरुद्ध रही, मंद रही। इस कारण वहां पर उपभोक्ता वस्तुओं की क्या हुई? कमी हुई। और सोवियत संघ की आबादी का एक बड़ा भाग अपने ही देश की, अपनी ही संघ की जो राज्य व्यवस्था है, सरकार है, उसको शक्ति दृष्टि से देखने लगा और लोगों ने सवाल खड़े करना क्या कर दिया? शुरू कर दिया। इसके बाद में है नंबर 4 है कि सोवियत संघ ने अपने संसाधनों का अधिकांश जो भाग है वो परमाणु बम, हथियार, सैन्य साजो सामान बनाने में लगाया और अपने पिछलग्गू देशों के विकास पर क्या दिया? ध्यान दिया, खर्च किया, जिस कारण सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था थी वो क्या हुई? कमजोर हुई। और इस अर्थव्यवस्था के जो बादल सोवियत संघ पर मंडरा रहे थे उसका वो सामना नहीं कर सका और अंत में आकर के सोवियत संघ की जो एक महाशक्ति थी उसका पतन क्या हुआ? शुरू हुआ। ये 4 कारण लिखा दिए, 5वां कारण मैं आपको लिखा रहा हूँ, आप तब तक इसको एक बार उतार लीजिए। उतार लिया होगा। इसके बाद देखिए जो आपके 5वें नंबर का जो पॉइंट है वो ये है कि देखिए कि धीरे धीरे, देखिए 5वें नंबर पर धीरे 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 पश्चिम जो मुल्क हैं, देश हैं, धीरे धीरे पश्चिम मुल्कों की तरक्की के बारे में सोवियत संघ की जनता धीरे धीरे पश्चिम मुल्कों की तरक्की के बारे में सोवियत संघ की जनता जानने लगी। क्योंकि सोवियत संघ में अपने लोगों को यह बता रखा था कि सोवियत संघ ने अपने लोगों को यह बता रखा था कि सोवियत राज्य व्यवस्था पूंजीवाद से अच्छी है।
जब सच्चाई लोगों के सामने आई तो उन्हें जब सच्चाई लोगों के सामने आई तो उन्हें राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक रूप से धक्का लगा। राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक रूप से धक्का लगा। तो देखिए जो पांचवा नंबर है कि सोवियत संघ के जो विघटन का जो पांचवा कारण है, तो देखिए कि विश्व में दो ही महाशक्ति थी, सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका। जो पश्चिमी जो गुट था उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, सोवियत संघ अमेरिका। और जो पूर्वी यूरोप था, पूर्वी गठबंधन था, उसका नेतृत्व कौन था? सोवियत संघ। इन दोनों के मध्य ही तो प्रतिस्पर्धा शीत युद्ध का कारण बनी। तो देखिए तो धीरे धीरे क्या हुआ कि सोवियत संघ की जो जनता थी उसको पश्चिमी मुल्कों के बारे में, अमेरिका के खेमे में जो शामिल जो देश थे, पश्चिमी मुल्कों के बारे में जनता जानने लगी, जागरूकता क्यों होने लगी, बढ़ने लगी कि पूंजीवादी जो देश हैं वो अपने से क्या है, बेहतर हैं, अच्छे हैं और अपन आर्थिक और राजनीतिक रूप से उनसे क्या है, पिछड़े हुए हैं। इसके बाद देखिए क्योंकि सोवियत संघ ने अपनी जनता को झूठ बोल रखा था कि लोगों को यह बता रखा था कि सोवियत संघ की जो राज्य व्यवस्था है वो पश्चिमी मुल्कों की तुलना में, अर्थात हम कह सकते हैं अमेरिका और अमेरिका के खेमे में जो शामिल जो राष्ट्र हैं पश्चिमी मुल्कों की तुलना में, या पूंजीवाद जो अर्थव्यवस्था है उससे साम्यवाद क्या है, अच्छा है। मेरा कहने का मतलब ये है कि सोवियत संघ ने अपने लोगों को यह बता रखा था कि उनकी जो राज्य व्यवस्था है साम्यवादी, जो अमेरिका और उसके सहयोगी राष्ट्रों की जो पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है उससे कहीं क्या है, बेहतर है, अच्छी है। जब बाद में जनता को इस बात की जानकारी प्राप्त हुई कि वे लोग पश्चिमी मुल्कों की तुलना में बहुत पिछड़ चुके हैं और उनकी आर्थिक व्यवस्था बहुत ज्यादा क्या है, कमजोर है, और इस पिछड़ेपन के कारण सोवियत संघ की जो जनता थी उसको राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक रूप से क्या लगा, धक्का लगा, और वो अपनी राज्य व्यवस्थाओं के प्रति विभिन्न प्रकार के विरोध में उतर गए और अनेक प्रकार के जो सवाल थे वो खड़े करने पड़े, उनका विश्वास उठ गया। तो मनोवैज्ञानिक रूप से धक्का लगा, तो मनोवैज्ञानिक रूप आप जानते हो मन से धक्का लगा। आप भी देखिए आपके माता पिता आपको कोई कार्य कहते हैं, कोई काम के लिए बोलते हैं, बोलते ही नहीं बोलते कई बार, तो आपके माता पिता आपको कोई कार्य कहते हैं और आप कहते, घर पर आपसे पूछा कि आपने वो काम किया, तो आपने झूठ बोल दिया कि हाँ ये कार्य मैंने कर दिया, और जब 2 या 4 दिन 5 दिन बाद वास्तविक जो सच्चाई का पता लगता है आपके घर वालों को, तो फिर आपके प्रति उनके मन में एक हीन भावना सी क्या हो जाती है, बस जाती है, जिसको बोलते हैं मनोवैज्ञानिक रूप से, उसको बोलते हैं मनोवैज्ञानिकता, कि मन से करना, या मनोवैज्ञानिक रूप से अपन बोलते हैं जिसको हार्ट से ले लेते हैं, अपन धड़कन से ले लेते हैं या मन से ले लेते हैं। तो वहाँ की जनता को जब इस बात की सच्चाई के बारे में जानकारी प्राप्त हुई तो राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक रूप से वहाँ की जनता को क्या लगा, धक्का लगा। इसके बाद हम देखिए आगे है नंबर 6, हम बात करते हैं कि सोवियत संघ की प्रशासनिक और राजनीतिक रूप से गतिरोध हो गया, कि सोवियत संघ राजनीतिक
व प्रशासनिक रूप से गतिरोध पहले क्या पढ़े थे कि राजनीतिक और आर्थिक रूप से गति अवरुद्ध हो गई थी, तब प्रशासनिक रूप से भी उसकी जो गति थी वो रुक गई, अवरुद्ध हो गई। और देखिए इस कारण भी सोवियत संघ का क्या हुआ, पतन हुआ। नंबर 7 देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी ने सोवियत संघ में सत्तर साल तक शासन किया। कम्युनिस्ट पार्टी ने सोवियत संघ पर 70 साल तक क्या किया, शासन किया। और यह पार्टी अब जनता के प्रति जवाबदेही नहीं रही। यह पार्टी अब जनता के प्रति जवाबदेही नहीं रही। देखिए तो जवाबदेही का मतलब होता है कि आप लोकतंत्र की एक विशेषता पढ़ते हैं कि लोकतंत्र उत्तरदायी क्या है, शासन है। उत्तरदायी का मतलब होता है कि सरकार है और जनता के प्रति क्या है, उत्तरदायी है। जनता सरकार से विभिन्न प्रकार के प्रश्न कर सकती है, उसका जवाब जनता को देना ही पड़ेगा। सरकार को जनता को जवाब देना ही पड़ेगा। तो सोवियत संघ की जो दूरी थी, सोवियत प्रणाली में आप पढ़ चुके हो कि जो सोवियत संघ की जो दूरी थी वो क्या थी, कम्युनिस्ट पार्टी। और कम्युनिस्ट पार्टी ने लगातार 70 वर्षों तक यहाँ क्या किया, शासन किया। लेकिन यह पार्टी थी, ये इतनी एक प्रकार के अपने तानाशाही बोल सकते हैं, ये जनता के प्रति जवाबदारी नहीं थी। सोवियत प्रणाली में आपने पढ़ा था कि जनता, सोवियत प्रणाली में कम्युनिस्ट पार्टी शासन की क्या थी, दूरी थी और जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। जनता को अधिकार नहीं थे कि वो सरकार से जवाबदारी कर सके। तो लोग कार्टूनों और चुटकुलों के माध्यम से अपने विचार क्या करते थे, व्यक्त करते थे। तो यहाँ भी कोई बात है कि सरकार या जो यहाँ की जो पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी, वो जनता के प्रति जवाबदारी नहीं थी। इसके बाद देखिए नंबर 8 पढ़ते हैं अपन इसी में ही कि देखिए 8वें नंबर पर है गतिरोध, गतिरोध या गति अवरोध बोल सकते हैं अपन कि गतिरोध प्रशासन, भारी भ्रष्टाचार, करप्शन, गतिरोध प्रशासन, भारी भ्रष्टाचार और गलतियों के सुधारने की अक्षमता, गलतियों को सुधारने की अक्षमता, गलतियों को सुधारने की अक्षमता। और देखिए देश की विशालता के बावजूद सत्ता का केंद्रीकृत होना, देश की विशालता के बावजूद सत्ता का केंद्रीकृत होना,
सत्ता का केंद्रीकृत होना। इन सारी बातों के कारण जनता अलग थलग पड़ गई। इन सभी बातों के कारण सोवियत संघ की जनता इन सभी बातों के कारण सोवियत संघ की जनता अलग थलग पड़ गई। देखिए, सोवियत संघ का विघटन का एक कारण ये भी रहा है कि वहाँ का जो आर्थिक, राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से वहाँ का जो विकास था वो गतिरोध अवरुद्ध हो गया, और जो कम्युनिस्ट पार्टी जो शासन की वहाँ पर जो दूरी थी, उस पार्टी के जो कर्मचारी थे वो भ्रष्टाचार में क्या हो गए, लिप्त हो गए। भ्रष्टाचार, करप्शन का आप जानते हो, भ्रष्टाचार का साथ भी करता है आचरण से भ्रष्ट, कि कोई भी कार्य, हम जो भी कार्य करते हैं, अगर वो गलत तरीके से किया जाता है, अनुचित तरीके से किया जाता है या कानून के विरुद्ध किया जाता है, तो वो भ्रष्टाचार की किस में आता है, श्रेणी में आता है। तो कोई भी अनैतिक कार्य जो कानूनी दृष्टि से क्या हो, गलत हो, भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। तो वहाँ आज भ्रष्टाचार हमारे देश में भी है। आप देख सकते हो, आप भ्रष्टाचार एक दीमक की तरह होता है जो अंदर ही अंदर पेड़ को खोखला करता है, उसी प्रकार के देश को आंतरिक रूप से क्या बनाता है, कमजोर बनाता है। तो देखिए, तो प्रशासनिक, राजनीतिक, आर्थिक रूप से गति अवरुद्ध होना, भारी भ्रष्टाचार, और अगर राजनीतिक व्यवस्था में विभिन्न प्रकार की जो गलतियां होती थी उसको सुधारने की अक्षमता, और देश की विशालता के बावजूद केंद्रीकृत शासन व्यवस्था का होना, इन सभी बातों के कारण सोवियत संघ की जो जनता थी वो अलग थलग पड़ गई, जो सोवियत संघ के विघटन का क्या बनी, कारण बनी। आप जानते हो, देखिए ये शब्द आ रहे हैं केंद्रीकृत, तो दो चीज होती है, देखिए, एक तो केंद्रीकृत और एक होता है विकेंद्रीकृत। केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण दो चीजें हैं, केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण। कक्षा 11 में मैंने आपको बताया था कि केंद्रीकृत शासन व्यवस्था क्या होती है, जब शासन की समस्त शक्तियां या सत्ता किसी एक व्यक्ति या किसी एक संस्था के अंदर क्या होती हो, नीत होती हो, तो उसको हम केंद्रीकृत शासन व्यवस्था कहते हैं। और जब शासन की संपूर्ण शक्तियां किसी एक व्यक्ति या किसी एक संस्था में केंद्रीकृत न होकर के शासन की अलग अलग संस्थाओं में क्या होती हैं, विभाजित होती हैं, तो उसको हम विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था कहते हैं। जैसे देखिए, भारत है, भारत में शासन का जो प्रारूप है वो विकेंद्रीकरण है, कि संपूर्ण भारत के 28 राज्य और जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके लिए तो केंद्र सरकार है, प्रत्येक राज्य में राज्य सरकारें हैं, सब अपने अपने क्षेत्र में कैसी हैं, स्वतंत्र हैं, शक्तियों का विभाजन कर रखा है। तो इस प्रकार देखिए कि रूस था, सोवियत संघ था, वो एक विशाल आबादी वाला क्या था, क्षेत्र था, फिर भी वहाँ की जो प्रशासनिक और शासन राज्य व्यवस्था देखिए अपन, वो कैसी थी, केंद्रीकृत थी। इसी कारण से इन सब बातों के कारण वहाँ की जनता अपने आप को अलग थलग मानने लगी। ये भी सोवियत संघ के एक पतन का क्या बना, कारण बना। आप इसको भी एक और बता दो, 4 कारण ये हो गए, 4 पहले लिखा दी मैंने, टोटल कितने आप पास में 8 कारण हो गए, 2-4 कारण और हैं वो आपको लिखा देते हैं। तो ये बता दीजिए कि देखिए कि धीरे धीरे पश्चिम मुल्कों की तरक्की के बारे में सोवियत संघ की जनता जानने लगी, क्योंकि सोवियत संघ ने अपने लोगों को यह बता रखा था कि सोवियत राज्य व्यवस्था पूंजीवाद से क्या है, अच्छी है।
जब सच्चाई लोगों के सामने आई कि वास्तव में पूंजीवाद अच्छा है और साम्यवादी अर्थव्यवस्था कैसी है, पिछड़ी हुई है, तो लोगों को राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक रूप से क्या लगा, धक्का लगा। सोवियत संघ की राजनीतिक प्रशासनिक रूप से गतिरोध हो गया। कम्युनिस्ट पार्टी जो सोवियत संघ पर 70 साल तक शासन किया था, यह पार्टी जनता के प्रति जवाबदेही नहीं ली। गतिरोध प्रशासन, भारी भ्रष्टाचार, गलतियों में सुधारने की अक्षमता और देश की बड़ी आबादी होने के बावजूद केंद्रीकृत शासन व्यवस्था, इन सभी बातों के कारण सोवियत संघ की जो जनता थी वो अपने आप को अलग थलग मानने लगी। तो ये कई कारण हैं। इसके बाद देखिए जो 9वें नंबर पर जो कारण है वो आता है कि जो कम्युनिस्ट पार्टी के जो नेता थे उनको विशेषाधिकार क्या थे, प्राप्त थे, और आम जनता को नहीं थे। तो देखिए जो 90 नंबर पर जो विघटन का जो कारण आता है, तो देखिए बेटे कि कम्युनिस्ट पार्टी के अधिकारियों को कम्युनिस्ट पार्टी के अधिकारियों को आम लोगों से ज्यादा विशेषाधिकार प्राप्त थे। विशेषाधिकार क्या थे, प्राप्त थे, और लोग अपने को राजव्यवस्था और शासकों से जोड़कर नहीं देख पा रहे थे, और लोग अपने को राजव्यवस्था लोग अपने को राजव्यवस्था और शासकों से जोड़कर नहीं देख पा रहे हैं, और शासकों से जोड़कर नहीं देख पा रहे हैं। नहीं देख पा रहे थे। इस कारण सरकार का जो जनाधार है वो खिसकता चला गया, हम कह सकते हैं। इस कारण सरकार का जनाधार गिरने लगा। तो देखिए जो सोवियत संघ का जो विघटन है उसका एक कारण ये भी है कि कम्युनिस्ट पार्टी के जो अधिकारी थे, जो कम्युनिस्ट पार्टी सोवियत संघ की क्या थी, ध्रुवी थी। कम्युनिस्ट पार्टी के जो अधिकारी थे उनको आम लोगों से ज्यादा विशेषाधिकार क्या थे, प्राप्त थे। विशेषाधिकार इसको अपन स्पेशल बोल सकते हैं, पर्सनल बोल सकते हैं, अन्य लोगों से ज्यादा छूटे। जैसे अपने यहाँ एमएलए होते हैं, सांसद होते हैं, इनको कुछ विशेषाधिकार क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। लेकिन वहाँ क्या था, सोवियत संघ में जो अधिकारी थे उनको आम जनता से ज्यादा विशेषाधिकार क्या थे, प्राप्त थे। इस कारण से वहाँ के जो लोग थे वो अपने आप को राजव्यवस्था और शासकों से जोड़कर नहीं देख पा रहे थे। इस कारण क्या हुआ कि जो जनता थी वो सरकार के प्रति एक प्रकार नफरत या हीन भावना क्या हो गई,
पैदा हो गई और इससे सरकार का जो जनाधार है वो क्या होने लगा, गिरने लगा। आप ध्यान रखना कि जो सबसे बड़ी अगर शक्ति होती है वो होती है यूनिटी में, संगठन में, या जनता बोल सकते हैं अपन। कि आज विश्व के जितने भी बड़े बड़े राष्ट्र हैं उनमें जो शासन परिवर्तन हुआ है वो जनता के पीछे हुआ है, क्योंकि जनाधार, जनाधार का मतलब क्या होता है, जनता की शक्ति। और कोई भी सरकार जनता के आधार पर ही अपना शासन कर पाती है। अगर लोकतंत्र है और लोकतंत्र में अगर सरकार को जनाधार प्राप्त नहीं होगा, जनता का सहयोग प्राप्त नहीं होगा, तो वो सरकार नहीं बन पाएगी। आज लोकतंत्र में भी ऐसा ही है कि जनता चाहती है उसी ही पार्टी की क्या बनती है, सरकार बनती है। जनता नहीं चाहती है उस पार्टी की सरकार नहीं बन पाती है। और जनता में सबसे बड़ी शक्ति होती है, आप फ्रांसीसी क्रांति पढ़ सकते हो, जिसमें जो निरंकुश शासकों के विरुद्ध में वहाँ की जनता ने क्या किया, संघर्ष किया, और अंत में जो निरंकुश शासकों की क्या हुई, समाप्ति हुई। भारतीय क्रांति पढ़ सकते हो आप, 1857 क्रांति अंग्रेजों के विरुद्ध जो औपनिवेशिक शासन काल में हुई। रूसी क्रांति है, चीनी क्रांति है, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम है, इन सबके पीछे जनाधार ही था। तो जब तक सोवियत संघ को जनाधार प्राप्त था तब तक सोवियत संघ क्या करता रहा, शासन करता रहा। और जब धीरे धीरे जनाधार क्या होने लगा, गिरने लगा, तो सोवियत संघ का पतन क्या होने लगा, शुरू होने लगा। तो एक कारण ये भी रहा है कि जब कम्युनिस्ट पार्टी के अधिकारियों को आम लोगों से ज़्यादा विशेष अधिकार प्राप्त थे, तो लोग राज व्यवस्था और शासकों से जोड़कर नहीं देख पा रहे थे। इस कारण सरकार का जो जनाधार है, जनता का जो सहयोग है, वो कम होने लगा और सरकार गिरने लगी। इसके बाद देखिए, जो इसी में ही आगे आता है कि उस समय देखिए जो मिखाइल जो गोबराचेव थे, पढ़े थे ना मिखाइल गोबराचेव के बारे में, जो महासचिव बने कम्युनिस्ट पार्टी के, और उन्होंने रूस में आर्थिक व्यवस्था को सुधारने के क्या किए, प्रयास किए। उन्होंने प्रयास भी किए लेकिन उनके प्रयास क्या रहे, विफल रहे। तो इसके बारे में हम देख सकते हैं कि देखिए कि जो मिखाइल गोबराचेव के सुधारों ने इन दोनों समस्याओं के समाधान का क्या किया, वादा किया। लेकिन क्या हुआ कि गोबराचेव ने अर्थव्यवस्था को सुधारने और पश्चिम देश, जिसको अपन अमेरिका की जो तुलना थी उसकी बराबरी पर लाने के लिए सोवियत संघ को प्रशासनिक ढांचे में ढील देने का लोगों से क्या किया, वादा किया। और गोबराचेव तो रोग का ठीक ठीक निदान कर रहे थे और सुधारों को लागू करने का उनका प्रयास भी ठीक था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि फिर भी सोवियत संघ का क्या हुआ, पतन हुआ। तो इसका एक कारण है कि जो गोबराचेव के जो सुधार थे वो धीमे थे और सोवियत संघ में सुधारों की जो जरूरत थी वो तेज गति से होनी चाहिए थी। तो देखिए इसमें आता है देखिए कि जब गोबराचेव ने सुधारों को लागू किया, गोबराचेव ने सुधारों को लागू किया और व्यवस्था में ढील दी, व्यवस्था में ढील दी। जब गोबराचेव ने सुधारों को क्या किया, लागू किया और व्यवस्था में ढील दी, तो लोगों की आकांक्षाओं अपेक्षाओं का ऐसा जवाब मिला, लोगों की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं का ऐसा जवाब
जिसका अनुमान लगाना मुश्किल था। जिसका अनुमान लगाना क्या था, मुश्किल था। और जनता की सोच ये थी, जनता की सोच ये थी कि गोबराचेव सुधारों की गति तेज करें, सुधारों की गति क्या करें, तेज करें। और जनता ने, लोगों ने उनकी कार्यपद्धति से धीरज खो दिया। लोगों ने उनकी कार्यपद्धति से धीरज, या हम कह सकते हैं संयम, खो दिया। अगर क्या पता लोग उनके सुधारों के साथ देते, उनका सहयोग करते, तो सोवियत संघ क्यों जाता, बच जाता। इसके बाद देखिए, तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जब मिखाइल गोबराचेव महासचिव बने, तो उन्होंने सोवियत संघ में सुधार लाने की क्या किए, प्रयास किए, सुधारों को लागू किया, कुछ व्यवस्थाओं में क्या दी, ढील दी। तो लोगों को आकांक्षाओं और अपेक्षाओं का एक ऐसा जवाब मिला, तीव्र से, एक प्रकार से तेज बोल सकते हैं, जिसका अनुमान लगाना क्या था, मुश्किल था। और लोग चाहते थे कि मिखाइल गोबराचेव के द्वारा जो सुधार किए जा रहे हैं, इनकी गति कैसी है, धीमी है। जैसे वर्तमान समय में भारत में जो वैक्सीनेट करने की जो गति है, वैक्सीन लगाने की जो गति है, वो भी धीमी है। आज वैक्सीनेट होना ज़्यादा जरूरी है, ज़्यादा से ज़्यादा जनता कम समय में वैक्सीन लगवाए, लेकिन उत्पादन इतना नहीं हो रहा है। केंद्र सरकार यहाँ कमी कर दी, तो वही चीज़ें वहाँ लागू होती है कि गोबराचेव द्वारा सुधार तो लागू किए, लेकिन उन सुधारों की जो गति थी वो कैसी थी, धीमी थी। और जनता चाहती थी कि सुधार कैसे हो, तेज गति से हो। इस कारण लोगों ने अपने जो कार्य पद्धति थी गोबराचेव की, उसके प्रति जो संयम था वो क्या कर दिया, खो दिया, और ये पतन का क्या बनी है, कारण बनी। इसके बाद देखिए कि जनता की, खासकर कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य, वे लोग जो सोवियत संघ से व्यवस्था से फायदे में थे, कि विचार ठीक इसके विपरीत थे। और उनका कहना था कि हमारी सत्ता और विशेष अधिकार कम हो रहे हैं और गोबराचेव को जल्दबाजी दिखा रहे हैं। इस खींचतान में गोबराचेव का समर्थन हर तरफ से जाता रहा और जनमत आपस में क्या हो गया, बट गया। और जो लोग उनके साथ थे उनका भी मुंह बंद हो गया, और लोगों ने सोचा कि गोबराचेव खुद अपनी ही नीतियों को ठीक तरह से बचाव नहीं कर पा रहे हैं। इन सारे बातों के बावजूद सोवियत संघ का विघटन न होता। लेकिन जो सबसे बड़ी जो घटना थी, फिर वह इन दोनों को उतारो, तो कम्युनिस्ट पार्टी का अधिकारों को आम लोगों से ज़्यादा विशेष अधिकार क्या थे, प्राप्त थे। लोग अपने आप को राज्य व्यवस्था और शासकों से जोड़कर नहीं देख पा रहे थे। इस कारण सरकार का जनाधार गिरने लगा। और जब गोबराचेव ने सुधारों को लागू किया तो व्यवस्था में ढील दी। लोगों को आकांक्षाओं और अपेक्षाओं के एक ऐसा जवाब मिला कि गोबराचेव द्वारा जो कार्य करती है वो धीमी है, तेज गति से नहीं है। इस कारण से लोग उनके कार्य पद्धति से धीरे होने लगे। इसके बाद में ठीक जो पार्टी के जो नेता थे, जिनको गोबराचेव की नीतियों से क्या हो रहा था, लाभ हो रहा था, तो पार्टी के जो विशेष अधिकार वाले जो नेता थे, अधिकारी थे, वो कहने लगे कि गोबराचेव की जो विकास की जो गति है, सुधारों की जो गति है, वो तेज है और हमारे विशेष अधिकार भी क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो इस कारण से लोगों को यह समझ में आने लगा कि गोबराचेव की जो नीतियाँ हैं वो सही ढंग से लागू नहीं हो पा रहे हैं। गोबराचेव क्या करना चाह रहे हैं उनको खुद को ही पता नहीं है। इन सब कारणों के बावजूद जो सबसे बड़ा जो संकट आया सोवियत संघ के विघटन का जो मुख्य कारण बना वो ये था। देखिए जो नंबर 11 अपन पढ़ेंगे कि
जो सोवियत संघ के विघटन का जो सबसे बड़ा कारण बना, देखिए कि सोवियत संघ की विघटन की प्रमुख घटना यह थी, सोवियत संघ के विघटन की प्रमुख घटना यह थी कि रूस बाल्टिक गणराज्य जिसमें आते हैं एस्टोनिया, लताविया, लताविया और लिथुआनिया। इसके अलावा है यूक्रेन, जॉर्जिया, यूक्रेन है और जॉर्जिया है। आदि राष्ट्रों में या आदि गणराज्यों में राष्ट्रवादी भावनाओं और संप्रभुता की इच्छा का उभार हुआ। राष्ट्रवादी भावना और संप्रभु इच्छा की भावना का विकास हुआ। संप्रभुता की इच्छा की भावना का क्या हुआ? विकास हुआ। और यह सोवियत संघ के विघटन का तात्कालिक कारण है। यह सोवियत संघ के विघटन का तात्कालिक कारण था। अब देखिए, यह सोवियत संघ के विघटन का क्या था? तात्कालिक क्या था? कारण था। तो यहां देखिए, यहां बात आती है कि सोवियत संघ के विघटन की जो प्रमुख घटना थी वो थी कि जो सोवियत गणराज्य में जो 15 गणराज्य थे उसमें रूस है, बाल्टिक गणराज्य जिसमें एस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया केवल पूछ लेता है कि जैसे खाड़ी राष्ट्रों के नाम में आते हैं ना, ईरान, इराक, कुवैत वगैरह है, सऊदी अरब। इसी प्रकार जो बाल्टिक गणराज्य हैं एस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया। इसके अलावा यूक्रेन है, जॉर्जिया है। इन गणराज्यों में लोगों के अंदर राष्ट्रवादी भावना और संप्रभुता की इच्छा की भावना का क्या हुआ? विकास हुआ। राष्ट्रवादी भावना का मतलब आप जानते हो, जो देश के प्रति, अपने क्षेत्र के प्रति जो भावना होती है वो राष्ट्रवादी भावना होती है। और इसका क्या हुआ? वो लोग विकास हुआ और लोग अब सोवियत संघ से अलग रहना चाहते थे। और इन देशों की जनता ने विद्रोह क्या कर दिया? शुरू कर दिया कि हमारे को अलग राष्ट्र बनाया जाए
और हम अपना शासन स्वयं करेंगे, सोवियत संघ का शासन हमारे ऊपर नहीं रहेगा। इस प्रकार की भावना का विकास सोवियत संघ की विघटन का तात्कालिक क्या बना, कारण करा, और सोवियत संघ क्या हो गया, टूट गया। और जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हुआ तब से लेकर के और आज तक विश्व में एक ध्रुवीय है, विश्व में एक ही महाशक्ति है और उसका नाम है संयुक्त राज्य अमेरिका। और जो कक्षा 12 में जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं वो जो मेरा चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में जो भी वीडियो आपको डलेंगे वो तुरंत मैसेज के द्वारा आपको प्राप्त हो जाएगा। और आप नियमितता से वीडियो देखें। कक्षा 12 में सबसे कम वीडियो देखे जाते हैं और इसलिए मैं कम वीडियो डालता हूँ। अगर आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखोगे तो मैं रोजाना कक्षा 12 का एक वीडियो जरूर डालूंगा। और आज आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।